पूरा कॉन्सेंट्रेट हमने लास्ट जो कंप्लीट किया था वो एग्जाम्पल नंबर 6 तक किया था। और क्या क्या हमने किया था लास्ट लेक्चर में, जस्ट रिवाइज करवा देता हूँ। पहले हमने स्टार्ट किया था स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसके बाद हमने आगे पढ़ा था वर्क डन की बेसिक फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ डॉट डी या फिर एफ डी कॉस थीटा। उसमें भी अगर वेरिएबल फोर्स है तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। तो वर्क के दो फॉर्मूला, कांस्टेंट फोर्स है तो एफ डॉट डी, और अगर वेरिएबल फोर्स है तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। इसके अलावा हमने पढ़ा था एक और इम्पॉर्टेंट टर्म विच इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थियरम। वर्क एनर्जी थियरम W इज इक्वल टू डेल्टा के। वर्क एनर्जी थियरम कौन सा? W इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी टाइप का वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। W इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा के। उसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 किया था, 3 किया था, 4, 5 और 6। अभी ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर है 5.20 एक्सरसाइज का। पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ। एक्सरसाइज का 5.20 है। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, मास गिवन है कितना? 0.5 kg, travels in a straight line with a velocity v is equal to, क्या दिया? एक फॉर्मूला दी हुई है, v is equal to a x raised to 3/2 where a is 5। a दिया है तुम्हें 5, v is equal क्या दिया है? 5x raised to 3/2। What is the work done by the net force during its displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 मीटर? बोला है कि एक बॉडी 0.5 kg की इतनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है जिसमें a कांस्टेंट है 5। यहाँ साइड में लिख देता हूँ, a कितना है? 5। तो a की जगह हमने 5 डाल दिया, v दिया है 5x raised to 3/2। बोला इस वेलोसिटी से बॉडी अगर ट्रैवल कर रही है तो हमें वर्क डन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वर्क डन W कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 मीटर। मतलब हमें दिया है x1 इज इक्वल टू 0 मीटर और x2 इज इक्वल टू क्या दिया है? 2 मीटर। क्लियर? हमें क्या फाइंड करना है? वर्क डन फाइंड करना है। इसके फाइंड करने के बहुत से तरीके हैं। एक आता है इंटीग्रेशन वाला मेथड, लेकिन हम वो इंटीग्रेशन के थ्रू नहीं जाएंगे, हम जाएंगे वर्क एनर्जी थियरम के थ्रू। क्या था वर्क एनर्जी थियरम? बेटा ये फैन थोड़ा वो वाला पीछे फैन कम कर देना, 1 नंबर। हाँ बस चलेगा। ये वर्क एनर्जी थियरम था W इज इक्वल टू डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², और हमें v दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? पहले x1 इज इक्वल टू 0 इसमें डाल के v1 निकालेंगे, फिर x2 इज इक्वल टू 2 मीटर इसमें डाल के क्या निकालेंगे? v2। तो पहले हम v1 निकालते हैं। तो v1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? 5x1 रेज़ टू 3/2। इसमें x1 दिया है 0, 0 का 3/2 0। फिर v2 निकालेंगे। v2 कैसे निकालेंगे? 5x2 रेज़ टू 3/2, x2 की जगह 2 मीटर, 2 रेज़ टू 3/2। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 रेज़ टू 1/2। 3/2 है ना, तो 3 का मतलब क्यूब और 1/2 का मतलब होता है रूट। तो 2 का क्यूब तो हो जाएगा 8, बचेगा 1/2। तो ये हमको क्या मिल गया? v2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्या किया हमने? v की फॉर्मूला दी हुई है, उस फॉर्मूला में पहले x1 क्या डाला? 0, तो v1 0 आया। फिर वही सेम फॉर्मूला लिखी, x2 कितना डाला हमने? 2। तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8, उसका 1/2। यहाँ तक किसी को क्लियर? कोई डाउट नहीं? हमें फाइंड करना है वर्क डन। तो वर्क डन की बेसिक फॉर्मूला W इज इक्वल टू डेल्टा के का मतलब होता है K2 माइनस K1, यानी इसको लिखेंगे ½ m v2² माइनस
V1 स्क्वायर। समझ आई बात है क्या लिखा हमने यहाँ पे? किसी को डाउट? हाफ सेम मास गिवन है हमको 0.5, V2 का स्क्वायर, V2 कितना है 5, 8^1/2, 5 8^1/2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि V1 अपने पास कितना है 0, तो 1/2 सेम, 0.5 सेम, 5 का स्क्वायर। अब 8^1/2 का स्क्वायर करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 8, तो 25 इंटू 8 और 0.5/2 करोगे तो ये 0.25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 200, 2 जीरो में 25 हो जाएगा, कितना आएगा 50 जूल। समझ आई सबको बात? यहाँ तक क्लियर? अच्छे से एक बार देख लो, है सिंपल। मास गिवन है, वेलोसिटी की फॉर्मूला गिवन है, उसमें ए क्या है वो भी गिवन है। उसके बाद हमें दो डिस्टेंस दिए हैं 0 और 2। पहले इसमें 0 डालेंगे तो V1 मिलेगा, फिर 2 मीटर डालेंगे तो V2 मिलेगा। हमें क्या फाइंड करना है? वर्क डन। तो वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डेल्टा K, K2 माइनस K1, यानी हाफ M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, जिसमें हमको V2 ये वाली वैल्यू और V1 ये वैल्यू। क्लियर? देख लो अच्छे से एक बार, किसी को डाउट हो तो क्लियर करो। देखो यहाँ पे भी एक डाउट ये आ सकता है कि सर A = 5 है, ये क्या लिखा है? तो ये एक्चुअल इस फॉर्मूला से ही आता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। x का क्या होता है? मीटर। लेकिन मीटर का कितना पावर है? 3/2। तो इसको अगर मैं यहाँ अलग से यूनिट खाली सॉल्व करूँ तो v का मीटर पर सेकेंड, a पता नहीं हमको, x का मीटर कितना पावर, ये नीचे जाएगा तो ऊपर m, नीचे सेकेंड, नीचे मीटर / 3/2 a। अब ये 1 पावर है, 1 में से 3/2 माइनस करोगे तो मीटर माइनस 1/2 बचेगा अपॉन सेकेंड। समझ आई बात? इसमें सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड माइनस 1 आएगा, मतलब एक्चुअली इसका खाली यूनिट बना है। क्लियर? तो इसमें इसका कोई खास महत्व नहीं है, ये जस्ट एक यूनिट है। इसमें वेलोसिटी का यूनिट डाला मीटर पर सेकंड, और x होता है मीटर, उसका कितना पावर है 3/2। इसको डिवाइड ले लिया और सॉल्व किया तो a का कितना मिला? मीटर माइनस 1/2 s माइनस 1। तो मतलब एक a का क्या दिया हुआ है? सिंपल यूनिट दिया है और कुछ नहीं। तो मैं सिर्फ किस पे फोकस करना है? a कितना है, तो a कितना है अपने पास 5। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? अपने नोट्स में देख लो, सेम सॉल्यूशन है, कुछ चेंजेस करना हो तो भले कर लेना। देख लो अच्छे से एक बार। चलो पूरा कॉन्सेंट्रेट यहां पे। अब एक न्यू टॉपिक है, पूरा ध्यान। टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। समझो तुम लोग एक थर्ड फ्लोर पे तुम लोग खड़े हो और तुम्हारे हाथ में दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक है वुडन ऑब्जेक्ट, एक है आयरन ऑब्जेक्ट। दोनों की शेप साइज सेम है, बस खाली एक वुड का बना हुआ, एक आयरन का बना हुआ है। अब नीचे जहाँ तुम खड़े हो थर्ड फ्लोर पे, नीचे देखो तुम्हारा एक दुश्मन खड़ा है, ठीक है? तो तुम कौन सा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फेंकना पसंद करोगे? आयरन की? नमो अंदर आत्मा तो बोलेगी आयरन ही सीधा मारो। क्यों ऐसा? क्योंकि तुम्हें लगता है कि आयरन उसको ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू वुड। उसकी जगह अगर तुम्हारे पास सिर्फ वुड है, ठीक है, वुड है, और तुम थर्ड फ्लोर पे खड़े हो, इवन तुम्हारे पास 5th फ्लोर जाने के रास्ता है, तुम ऊपर से जाके भी फेंक सकते हो। तो नॉर्मल बात है, हम ज़्यादा ऊपर जाके फेंकेंगे तो उसको और ज़्यादा लगेगा। मतलब वुड और आयरन में थर्ड फ्लोर पे तुमने आयरन सेलेक्ट किया, अब समझो अपने पास है ही वुड, उसमें एक बार थर्ड फ्लोर से फेंक सकते हो, एक बार तुम 5th से भी फेंक सकते हो। तो हम 5th से जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि 5th से क्या मिलेगी? उसको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी।
अब इसमें ध्यान से अगर देखो, उसको ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट तुमने फेंका ना उसके पास एक एनर्जी स्टोर्ड है उस हाइट पे। उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पे हर ऑब्जेक्ट के पास एक एनर्जी रहती है स्टोर्ड, डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट वन, इट्स पोजीशन इन फोर्स फील्ड। इट्स पोजीशन इन फोर्स फील्ड। जैसे ऊपर से अगर नीचे फेंक रहे हैं तो नीचे अपने आप क्यों जा रहा है? वो ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे फोर्स फील्ड कौन सी हुई? ग्रेविटेशन। तो हर ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी रहती है, डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन इन फोर्स फील्ड एंड ऑल्सो इट्स कन्फिग्यूरेशन। कन्फिग्यूरेशन का मतलब क्या होता है? उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। पूरा ध्यान। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द फोर्स फील्ड एंड इट्स कन्फिग्यूरेशन, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने तुम्हें आयरन और वुड की बात करी, क्यों आयरन में ज़्यादा एनर्जी है? ड्यू टू इट्स, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है आयरन का वुड से कंपेयर में क्या होगा? ज़्यादा। लेकिन अगर दोनों वुड के पीसेस हों, एक थर्ड फ्लोर से फेंकें, एक फिफ्थ फ्लोर से फेंकें, तो एनर्जी किस में ज़्यादा होगी? फिफ्थ में। क्यों? क्योंकि उसकी क्या ज़्यादा है? पोजीशन इन फोर्स फील्ड। मतलब एनर्जी जो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, एक फोर्स फील्ड में तुम्हारी पोजीशन क्या है और दूसरा तुम्हारा खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक टाइप की स्टोर्ड एनर्जी है। एक टाइप की क्या है? स्टोर्ड एनर्जी, जिससे हम वर्क कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, बहुत बार तुमने आपस में खेलते खेलते एक दूसरे को रबड़ मारा होगा, खींच के मारते हो रबड़, या फिर वो नहीं रुमाल ऐसे गोल गोल घुमा के उसमें थोड़ा गीला करके। मारा है अभी किसी को? नहीं, बहुत मारा है। देखने वाला है वो उछल पड़ा, मारा है। तो उसमें भी एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल। कि नॉर्मली जब हम रबड़ को खींचते हैं ना, उसको बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी। कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल जब जितना ज़्यादा खींचेंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर स्टोर होती है, और जब हम उसको रिलीज़ करते हैं तो हमारी स्टोर एनर्जी उसके अंदर चली जाती है। समझ आई बात सबको यहाँ तक? तो अलग अलग फील्ड में एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे अभी मैंने बताया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले अभी हमने कौन सी बात की थी? ग्रेविटेशन। इसके बाद स्प्रिंग। शायद तुमने अपने स्कूल में स्प्रिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया हो। स्प्रिंग लटका के नीचे मास लटकाते हैं और मास को थोड़ा खींच के छोड़ देते हैं तो वो ऑसिलेट करता है। तो स्प्रिंग के अंदर भी क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो ऐसे एनर्जी पोटेंशियल डिपेंड किस पे करती है? किस फोर्स के रेफरेंस में है? ग्रेविटेशन फोर्स के रेफरेंस में है, इलास्टिक फोर्स के रेफरेंस में है, इलेक्ट्रिक फोर्स के रेफरेंस में है। जैसा फोर्स होगा उस टाइप से हमें एनर्जी वहाँ पे मिलेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? डिफाइन देख लो एक बार फिर से। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन फोर्स फील्ड एंड इट्स कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। समझ आई बात यहाँ तक? अब अपने कोर्स में पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की है। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पूरा ध्यान, मोस्ट अहम टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू gravitational force, then potential energy is known as gravitational potential energy। जब भी अगर एनर्जी स्टोर्ड है ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन रीजन कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स रीजन है, तो उस एनर्जी को क्या नाम देंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब भी एनर्जी स्टोर्ड है किसके फॉर्म में? एनर्जी स्टोर्ड है ड्यू टू रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स, देन द एनर्जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको बेसिकली समझते हैं, क्या है मीनिंग इसका। पूरा ध्यान। जैसे कि समझो कि ये रेफरेंस लेवल है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है m, जिसकी यहाँ से हाइट है h1। ऑब्जेक्ट कितना है? m, जिसकी हाइट कितनी है? h1।
ये रेफरेंस लेवल, ठीक है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा क्या ले जाते हैं, ऊपर, और समझो ऊपर ले जाके इसको हम लोग यहाँ पे स्टेबल कर लेते हैं, और समझो इसकी जो टोटल हाइट है यहाँ से कितनी है, h2, मतलब ऑलरेडी पहले किस पे था, h1 पे था, हम कहाँ ले गए इसको, h2 पे ले गए। क्या ये अपने आप जाएगा, क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे नीचे कौन सा फोर्स खींचता है हमको, mg, हमको उसके अगेंस्ट ले जाके काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके अंदर एक वर्क फाइंड करूं, तो वर्क की बेसिक फॉर्मूला याद है, F.D, यहाँ इससे लिखते हैं कौन सा, FD cos थीटा। क्लियर। अब अगर हम फोर्स की बात mg करें, फोर्स कौन सा, mg, क्यों mg, ग्रेविटी में ले जा रहे हैं mg, d एज इट इज, थीटा को 180 लिखेंगे, कोई बता सकता है क्यों 180, क्योंकि mg किस तरफ होगा, नीचे, और हम डिस्प्लेस किस तरफ कर रहे हैं, ऊपर, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अगेंस्ट, और अपोजिट डायरेक्शन में थीटा कितना लेते हैं हम लोग, 180, और cos 180 क्या होता है, -1, तो W इक्वल क्या हो जाएगा, -mg इंटू डी। समझ आई बात सबको। अब इसमें जो d है, d मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं h2 माइनस h1, कैसे है h2 माइनस h1, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, d इज इक्वल टू h2 माइनस h1। समझ आई बात सबको ये, कि ऑब्जेक्ट पहले कहाँ था, h1 हाइट पे था, हम लोगों ने ताकत लगाई, बाहर से एनर्जी दी और इसको कहाँ ले गए, ऊपर ले गए, कितनी हाइट पे ले गए, h2, तो इसमें वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन की फॉर्मूला FD cos थीटा, फोर्स कौन सा लगाया हमने, ग्रेविटेशन यानी m इंटू जी, और डिस्टेंस जी, लेकिन यहाँ पे थीटा कितना होगा, 180, क्यों थीटा 180 होगा, क्योंकि हम इसको कहाँ ले जा रहे हैं, अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है लेकिन फोर्स किस तरफ लगेगा, नीचे, तो cos 180 -1 होगा, और d की जगह h2 माइनस h1, ये अंदर मल्टीप्लाई कर, w क्या हो जाएगा, माइनस mgh2 प्लस mgh1, हियर mgh है, वो नहीं आता मसाला वाला mdh, ये mgh है, here mgh is known as gravitational potential energy। क्या बोलते हैं इसको, mgh को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u, यानी इसको लिखते हैं u इज इक्वल टू कौन सा, mgh। तो ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हमेशा, u इज इक्वल टू mgh। तो वर्क डन हमें क्या मिला, तो वर्क डन मिला माइनस mgh2 प्लस mgh1, लेकिन इसमें mgh क्या है, u है, तो w क्या हो जाएगा, माइनस u2 प्लस u1, माइनस कॉमन क्या मिलेगा, u2 माइनस u1, u2 माइनस u1 का मतलब होता है डेल्टा u, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या मिला हमको, माइनस डेल्टा u। लास्ट टाइम हमें वर्क डन क्या मिला था, प्लस डेल्टा के, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव वर्क डन होता है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वर्क डन होता है, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा U, जिसमें U कितना है, इट्स mgh, याद रहेगा क्या होगा, U इज इक्वल टू mgh। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होगा, mgh, जिसमें m क्या होता है, मास, g क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h मतलब हाइट। समझे, पेन 10 ग्राम की है, कितने ग्राम की है, 10, और ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, तो इसका मास 10 ग्राम, g 10, h 10 मीटर ऊपर है,
तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, लेकिन ये मास ग्राम में था, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, 1000 बाय 1000 1 जूल। मतलब अगर ये ग्राउंड से 10 मीटर हाइट पे है, इसका मास 10 ग्राम है, तो इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी? 1 जूल। समझ आई बात सबको? यहाँ तक क्लियर? फिर कोई ऑब्जेक्ट समझो 10 किलोग्राम का है, कितने का है? 10 किलोग्राम का। अगर वो 5 मीटर हाइट पे है तो बताओ कितनी एनर्जी होगी? मास 10 किलोग्राम का, हाइट 5 मीटर की, तो बताओ कितनी एनर्जी होगी? तो होगी m 10 kg, g 10, h हाइट 5, तो 10 इंटू 10 इंटू 5 500 जूल। अब अगर वो 5 मीटर से 4 मीटर पे आ जाए, 5 मीटर से 4 मीटर पे आ जाए, तो कितनी एनर्जी उसकी लॉस हो जाएगी? 5 से, जब 5 मीटर पे था तो 500 एनर्जी थी, अगर 4 मीटर पे आएगा तो 400 हो जाएगी, मतलब लॉस कितनी हो जाएगी? 100 जूल। वो 100 जूल किस में जाएगी? तो जब ये चीज़ ऊपर से नीचे आएगी तो पोटेंशियल कम हो गई, कितनी कम हो गई? 100 जूल। वो 100 जूल कहाँ जाएगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी में, मतलब वो 100 जूल बिकम्स हाफ mv स्क्वायर। 100 जूल बिकम्स हाफ mv स्क्वायर। तो हम ये निकाल सकते हैं कि 5 मीटर से जब 4 मीटर पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो 5 मीटर पे इसके पास कितनी एनर्जी थी? 500, 4 पे कितनी हो गई? 400, कितनी लॉस हो गई? 100। तो वो 100 जूल कहाँ गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो 100 जूल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाफ mv स्क्वायर। उसमें हमें मास पता है इसका, कितना मास है? 10 kg, और उसमें से हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है। तो इजीली वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कभी पूछते हैं पहले 5 पे था, पहले 5 पे था, अब 0 पे आ गया, तो बताओ वेलोसिटी क्या होगी? तो 5 पे एनर्जी कितनी होगी? 500। 0 पे आ गई मतलब एनर्जी खत्म, तो वो 500 किस में जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो 500 को क्या लिख देंगे? हाफ mv स्क्वायर। समझ आई बात? उसमें से भी निकालेंगे। यानी कि तुम ध्यान से चीज़ को समझो, अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक बढ़ेगी। समझ आई बात? और अगर उल्टा समझो, नीचे है, चीज़ को मैं जोर से ऊपर फेंक रहा हूँ, तो नीचे क्या दूंगा मैं? इसको वेलोसिटी दूंगा, नहीं काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे इसे ऊपर जाएगी ना, इसकी हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल बढ़ेगी, तो वेलोसिटी धीमे धीमे कम हो जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे काइनेटिक 0, पोटेंशियल मैक्सिमम। मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में क्या होंगे? कन्वर्टेबल। अगर पोटेंशियल बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक कम होती जाएगी। तो ये माइनस उसी की ही आया है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? W इज इक्वल टू प्लस डेल्टा के, इसमें W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। मतलब डेल्टा के और डेल्टा यू ऑपोजिट तरीके से बिहेव करते हैं भाई। जहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, वहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। जहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, वहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। समझ आई बात सबको? यहाँ तक याद रहेगी बात? अच्छे से एक बात पूरी थियोरी देख लो, एक एक वर्ड, एक एक लाइन। पोटेंशियल एनर्जी से लेके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख लो अच्छे से एक बार। अब पूरा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे, ये तो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें हमने देखा W इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस में डेल्टा U। और इससे पहले हमने क्या देख चुके हैं? W इज इक्वल टू डेल्टा के। अब इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास एक और थियोरी है विच इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। उल्टा, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो हमने वर्क एनर्जी थियरम में पढ़ा था W इज इक्वल टू डेल्टा के, और अभी हमने जस्ट ये डिराइव किया W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। अगर दोनों को मैं इक्वेट कर दूं तो हमें मिलेगा डेल्टा K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। डेल्टा K मतलब K2 माइनस K1, और इसका मतलब होता है U2 माइनस U। ये एज इट इज, ये माइनस देंगे तो माइनस U2 प्लस U1।
अब इसमें K1 इस तरफ U2 इस तरफ, तो ये हो जाएगा K2 प्लस U2 इज इक्वल टू K1 प्लस U1। ये फॉर्मूला हमें बताती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टोटल के बराबर है। मतलब किसी भी इनिशियल स्टेट से अगर कोई फाइनल स्टेट दूसरी स्टेट में जाता है, भाई मान लो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है या फिर ऊपर से नीचे आता है, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का टोटल और फिर फाइनल स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे K प्लस U जो है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। K प्लस U क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस K प्लस U कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल E। इसमें E का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल एनर्जी। तो ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी की बेसिक फॉर्मूला होती है E इज इक्वल टू K प्लस U, और ये हमेशा पर्टिकुलर एक फोर्स के लिए क्या रहती है, कांस्टेंट। भी समझो हमने इस ऑब्जेक्ट को इनिशियली 200 एनर्जी जूल एनर्जी दी हुई है। कितनी दी हुई है, 200। अब जैसे से ऊपर जाएगा ना, तो इनिशियली हमने उसको 200 जूल जो दी ना, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दी है। इसके फॉर्म में काइनेटिक, और उस वक्त इसके पास पोटेंशियल कुछ नहीं थी। जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, इसकी काइनेटिक कम होती जाएगी। अगर हम चार्ट के थ्रू समझें, ऑब्जेक्ट को नीचे अगर मैंने एनर्जी दी ऊपर जाते वक्त, यहाँ समझो एनर्जी दी मैंने 200 जूल। कितनी दी, 200 काइनेटिक के फॉर्म में। जब यहाँ पहुँचेगी ना, तो एनर्जी 200 ही होगी, बट वो पोटेंशियल के फॉर्म में होगी। और बीच में कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसमें K और U सेम हो, टोटल कितना हो, 100 प्लस 100, टोटल कितना होगा, 200। मतलब इनिशियल एनर्जी 200, तो फाइनल भी 200, और बीच में किसी भी पॉइंट पे U और K का टोटल करोगे तो कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। फिर मान लो बीच में यहाँ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें U की वैल्यू है 80 जूल, तो K की वैल्यू कितनी होगी, 120 जूल, टोटल 200 होगा। यहाँ समझो कि ऐसी सिचुएशन है इसमें U2 है 140 जूल, तो K2 कितना होगा, 60 जूल, टोटल कितना होगा, 200 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक ही फोर्स में मूव करता है, तो उसका K और U का जो टोटल है वो सेम रहेगा। अगर काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगी, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी। यानी मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स सेम, इट्स कॉल्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है चीज़ों का सेम रहना। तो यहाँ पे किस चीज़ का कंजर्वेशन है, मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, यहाँ पे सेम रहती है, वो चेंज नहीं होगी। समझ आए सबको बात यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, क्लियर? तो याद रखना K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2। ये फॉर्मूला तो मोस्ट टाइम भी फॉर्मूला है, ये तुम्हें पूरा 11th पूरा 12th बहुत बार काम आएगा, मैक्सिमम टाइम्स। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। याद रखना दो चीज़ें बहुत बार काम आती है, एनर्जी कंजर्वेशन और एक मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। वो एक गन वाला एग्जांपल, फिर वो 3 मास एक बॉम्ब 3 टुकड़े हो जाते हैं, वो वाला एग्जांपल। तो ये कंजर्वेशन मोमेंटम पे है। आगे चल के हम कौन से देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और आगे जाएंगे तो और क्या होगा, दोनों मिक्स, ऐसी जगह जहाँ पे मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है और एनर्जी भी कंजर्व हो रही है। क्लियर? तो ये तुम्हारा बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो पूरा, एक एक वर्ड। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इस पे डिपेंड एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, एग्जाम्पल नंबर 7। टेक्स्ट बुक मत निकालना, चलेगा, एक बार देख लो। एग्जाम्पल 7 प्योर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी डिपेंडेड है। 4 मार्क में मैक्सिमम आने वाला क्वेश्चन है वो। एग्जाम्पल नंबर 7। दिख रहा है सबको, क्लियर? पूरा ध्यान यहाँ पे।
A bob of mass m is suspended by a light string of length L. It is imparted a horizontal velocity v naught at the lowest point A such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost point C. This is shown in figure 5.6. Obtain an expression for first v naught, second speeds at the point B and C, the ratio of the kinetic energy Kb and Kc at B and C, comment the nature of the trajectory of the bob after it reaches the point C. पूरा कॉन्सेंट्रेट, सबको डायग्राम दिख रहा है क्लियरली? अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ऐसा है कि एक डोरी ली है, उसके नीचे एल लेंथ, कितनी लेंथ? एल लेंथ के नीचे हमने एक मास लटकाया है। अब मास को हम यहाँ से थोड़ी वेलोसिटी दे रहे हैं। जैसे थोड़ी वेलोसिटी देंगे थोड़ा आगे जाके वापस पीछे आएगा, थोड़ी ज़्यादा देंगे तो थोड़ा और दूर जाएगा, थोड़ी और ज़्यादा देंगे तो और दूर जाएगा। हमको इसको इतनी देनी है कि गोल घूम जाए पूरा। यानी हमको कितनी देनी है? काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी देनी है, जैसे पूरा क्या हो जाए, इसका राउंड हो जाए वर्टिकल। और जब वो यहाँ पहुँचे ना, इसको बोलते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट। अब अगर मैं थोड़ा डिटेल में समझूँ तो जब इसको हम वेलोसिटी देते हैं तो घूमते वक्त जो डोरी होगी उसमें फोर्स कौन सा लगेगा? टेंशन लगेगा। क्यों? वो खिंचाव होगा। दूसरी बात, ये जब फास्ट में घूमता है तो इसमें एक सेंट्रीपेटल भी लगेगा। क्या लगेगा? सेंट्रीपेटल। बोला है कि जब ये टॉप मोस्ट पे पहुंचे ना, यहाँ पे इट बिकम स्लैक। स्लैक का मतलब है वहां इसके ऊपर टेंशन लगना नहीं चाहिए। मतलब नीचे टेंशन लगे, लेकिन जब एग्जैक्ट टॉप मोस्ट में पहुंचे तो उस वक्त टेंशन लगना नहीं चाहिए। तो बताओ हम कितनी वेलोसिटी इसको प्रोवाइड करें? डायग्राम को ध्यान से देखो। ये अपना ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। यहां से हमने डोरी लटकाई है, कितने लेंथ की? एल लेंथ की। नीचे लटकाया है मास, जिसको वेलोसिटी कौन सी दी हमने? वी नॉट। और वी नॉट देते ही घूमने लगा और यहाँ पहुँचा। जैसे ही यहाँ पहुँचा, अब यहाँ जब पहुँचेगा तो इसकी जो लेंथ है, ये मैं यहाँ पे डॉटेड से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये लेंथ भी एल होगी। क्यों एल होगी? इसका रेडियस एल है, ये भी एल होगी, ये भी एल होगी। भाई जब यहाँ पहुँचेगा ना, इसमें टेंशन नहीं रहेगा। स्लैक मतलब यहाँ पे टेंशन नहीं रहेगा। टेंशन नहीं रहेगा तो बचेगा क्या इसके पास? तो इसके पास इस कंडीशन पे एक ही फोर्स बचेगा नीचे की तरफ, कौन सा? mg, और कोई फोर्स बचेगा नहीं, ठीक है। अब mg तो बचा, लेकिन mg की डायरेक्शन किस तरफ है? हम तो नीचे देखेंगे, लेकिन थोड़ा और डिटेल में देखो तो वो सेंटर की तरफ है। और जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है, इट बिकम्स सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब हम लिख सकते हैं, जैसा समझना, एट हाईएस्ट पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स, एट हाईएस्ट पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स बिहेव्स एज क्या? सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब Fc इज इक्वल टू mg। अब मुझे बताओ Fc की फॉर्मूला क्या होती है? mv² c बाय l। क्यों लिखा मैंने l? क्योंकि रेडियस इसकी लेंथ ही होगी। और यहाँ पे v की देखो क्या लिखा है मैंने? vc लिखा है। क्यों vc लिखा है? क्योंकि ये कौन सा पॉइंट है? c पॉइंट है। ये a पॉइंट, ये b पॉइंट और ये c पॉइंट। तो c, इस पॉइंट पे जो mg है ना, वो सेंट्रीपेटल हो गया। यानी इसमें जो वेलोसिटी आएगी ना, वो किस पॉइंट की आएगी? c पॉइंट की। क्या कैंसल होगा? mm कैंसल, क्या बचेगा?
वी स्क्वायर सी बाय एल इज इक्वल टू जी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल, यानी इसको हम लिख सकते हैं वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल। मतलब हमको क्या मिल गया यहाँ पे, वेलोसिटी मिल गई, लेकिन किसकी वेलोसिटी मिली हमको, वी सी की। समझ आई सबको बात यहाँ तक? तो वी सी की वेलोसिटी क्या मिली हमको, अंडर रूट जी एल। लेकिन यहाँ पे वी सी की वेलोसिटी नहीं फाइंड करनी, हमको तो क्या फाइंड करनी है, वी नॉट यहाँ पे ए पे, ये भी फाइंड करनी है। वेलोसिटी किस पे फाइंड करनी है, बी एंड सी पे। सी पे तो मिल गई, अब किसकी बची बारी, वी नॉट की और बी पॉइंट की। क्लियर? मतलब हमको अभी सी का सहारा लेकर किसका फाइंड करना है, ए और बी। सी को किस सहारे से फाइंड किया हमने, सेंट्रीपेटल के सहारे से। अब सी के हेल्प से जब ए और बी फाइंड करेंगे ना, वो हम लेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मतलब जितनी मैकेनिकल सी पे होगी उतनी मैकेनिकल ए। काइनेटिक पोटेंशियल अलग अलग होंगी, लेकिन दोनों का टोटल क्या रहेगा, सेम। भी मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, पोटेंशियल कम, यहाँ पे मिडल दोनों, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगी, क्या कम होगी, काइनेटिक कम होगी। मतलब काइनेटिक पोटेंशियल का टोटल लेके हम सहारा लेके यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हाइट देखो, मान लो हम लोग इसको लेते हैं एक रेफरेंस पॉइंट, इसको रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मुझे बताओ इस पॉइंट की हाइट क्या होगी। तो मैं साइड में लिख देता हूँ, लिख सकूँ एच ए इज इक्वल टू 0, मतलब इसको रेफरेंस मान लिया, मतलब ए पॉइंट की हाइट 0, बी पॉइंट की हाइट एल, तो यहां लिख देंगे बी पॉइंट की हाइट कितनी, एल। चलो बताओ सी की 12 हो जाएगी। कैसे 12, ये डबल हो जाएगा, एल प्लस एल क्या हो जाएगा, 12। यहां तक किसी को डाउट, बढ़े आगे। तो हम क्या करेंगे, नाउ conservation of mechanical energy at A and C। कंजर्वेशन किसका करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी का। कौन से पॉइंट पे, ए और सी। मतलब लिखेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एट सी। दोनों का टोटल क्या रहेगा, सेम। ए की काइनेटिक लिख सकते हैं हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी वी नॉट है। और पोटेंशियल लिख सकते हैं 0। क्यों 0, हाइट 0 है, एच ए है ही नहीं। वैसे फॉर्मूला पोटेंशियल क्या थी, एम जी एच, एच कितना है 0। चलो के सी मतलब इसकी वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस यू सी में, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ जैसे इजी है, ठीक है। प्लस यू से लिख सकते हैं एम जी एच सी। फॉर्मूला होता है यू इक्वल टू एम जी एच, लेकिन एच किसका है, सी पॉइंट का। यहाँ क्या बचा, एम 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 गया, क्या बचा यहाँ पे, वी नॉट स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर बाय 2 प्लस जी एच सी की जगह वी नॉट स्क्वायर बाय 2 सेम वी सी स्क्वायर। तो वी सी स्क्वायर अपने पास ऊपर है, कितना है वी सी स्क्वायर, जी एल। तो वी सी स्क्वायर की जगह जी एल अपॉन 2 प्लस 2 जी एल, 2 2 जा, तो वी नॉट स्क्वायर बाय 2 क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 जी एल प्लस जी एल 5 जी एल अपॉन 2, 2 2 कैंसिल। तो वी नॉट स्क्वायर क्या मिलेगा, अंडर रूट 5 जी एल। मतलब हमें मिनिमम यहाँ पे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, अंडर रूट 5 जी एल, तब जाके ये आधा सर्कल कंप्लीट करेगा। तो ये एक फैक्ट याद रख लो, कभी कभी एमसीक्यू में पूछते हैं
एक नॉर्मल चीज़ है, इसको हम कितनी वेलोसिटी दें कि ये सर्कुलर मोशन कर पाए, तो मिनिमम कितनी देनी पड़ेगी, अंडर रूट 5g और रेडियस एल, यहाँ पे कौन है, रेडियस है, अंडर रूट 5gr देंगे तो ही ये क्या कर पाएगा, हाफ सर्कल, नहीं तो ये सर्कल घूम नहीं पाएगा। इससे कम वेलोसिटी देंगे तो ये आधे में से वापस आएगा, ये वेलोसिटी देंगे तो पूरा घूमेगा। तो पूरा घूमने के लिए मिनिमम कितनी चाहिए, अंडर रूट 5gl। इससे ज़्यादा भी होगी तो भी चलेगा, इससे कम होगी तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। अभी हम बाकी हैं, अभी हमें क्या फाइंड करनी है, b की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो b को कंजर्वेशन आप a से भी करवा सकते हो, c से भी करवा सकते हो, क्योंकि अपने पास c की वेलोसिटी भी मिल गई, a की, दोनों में से कोई भी करवा सकते हो। कौन सा करें बोलो, नोट्स में कौन सा किया हुआ है, नोट्स में कंजर्वेशन है a और b है, तो a और b तो नोट्स में है ही, तो हम लोग b और c करें कि a और b करें, एक काम करो ना, तुम लोग करो ना, ट्राई करो कंजर्वेशन किसके बीच का, b और c का करो। चलो b के वेलोसिटी फाइंड करनी है तुमको, अपनी नोटबुक में एंड में ट्राई करो खुद, किसका फाइंड करो, b और c का। अभी हम करेंगे कंजर्वेशन, a और c का कंजर्वेशन हो गया, अब हम करेंगे कंजर्वेशन किसका, b और c का। कंजर्वेशन ऑफ b एंड c, b और c का कंजर्वेशन करेंगे अपने अभी। तो फॉर्मूला लगाएंगे के बी प्लस यू बी इज इक्वल टू के सी प्लस यू सी। के बी की जगह हाफ एम बी बी स्क्वायर, इसकी जगह होगा एम जी एल। क्यों एम जी एल, क्योंकि b की हाइट l है, के सी में हाफ एम वी सी स्क्वायर और यू सी में एम जी 2l। क्यों 2l, क्योंकि सी की हाइट 2l है, एम 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 कैंसल, क्या बचेगा यहाँ पे, वी बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी एल, वी सी स्क्वायर भी अपने पास है जी एल अपॉन 2 प्लस 2gl। अब ये एलसीएम कर लें पहले इसका, 2 2 जा 4 प्लस gl, यहाँ भी एलसीएम कर लें, वी बी स्क्वायर बाय 2 प्लस, सॉरी इसका 2, वो भी चलेगा, या तो माइनस ले जाए तो भी चलेगा, gl बाय 2 प्लस gl, क्योंकि 2gl में से gl जाएगा तो एक gl बचेगा, फिर इसका एलसीएम कर लेंगे इसका, तो वी बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2gl प्लस gl, 3gl बाय 2, 2 2 कैंसल, क्या मिलेगा, अंडर रूट 3gl। एक बार नोट्स में देख लेना, बी और सी की जगह क्या किया होगा, ए और बी। वैसे ए और बी ज़्यादा इजी पड़ता है, क्यों पता है, क्योंकि ए में हाइट 0 है, तो एक टर्म ही गायब हो जाता है, तो वो ज़्यादा इजी पड़ता है, इसलिए मैंने नोट्स में तुम्हें ए भी दिया है। क्लियर, बाकी तुम ए बी करो, बी सी करो, कुछ भी करो, आंसर तो वही का वही आने वाला है। देख लो अच्छे से एक बार। अब इसमें ये करने के बाद जो हमें वेलोसिटी मिल गई, उसके बाद हमें के बी और के सी का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, पूरा ध्यान, हमें 3 वेलोसिटी मिली, एक मिली वी नॉट कितनी मिली, अंडर रूट 5gl, ये ए वाले पॉइंट पे मिली। दूसरी मिली बी क्या मिली, अंडर रूट 3gl, वो कौन से पॉइंट पे मिली, बी पॉइंट पे मिली। और वी सी क्या मिला हमको, अंडर रूट gl। इसमें ध्यान से देखो तो एक पैटर्न बन रहा है, किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, कि हमने इसको वेलोसिटी दी हुई है, तो यहाँ पे कितनी देनी पड़ेगी, रूट 5gl, यहाँ पहुँचेगा कितनी हो जाएगी, रूट 3gl, यहाँ पहुँचेगा कितनी हो जाएगी, रूट gl। मतलब देखो ऑड नंबर में जा रहा है, 5 3 1।
अब यहाँ से जब ये वापस आएगा तो अगेन यहाँ पे हो जाएगी √3GL, यहाँ हो जाएगी √5GL। तो √5 3 1 3 5 ऐसे चलता रहेगा। समझ आई बात सबको यहाँ तक? यहाँ हमें फाइंड करना है रेशियो। किसका रेशियो फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी किसकी? बी और सी की। बी की हाफ एम वी बी स्क्वायर, सी की हाफ एम वी सी स्क्वायर। हाफ एम गया, वी बी का स्क्वायर तो √3GL का स्क्वायर 3GL, वी सी का GL, तो क्या आंसर आएगा? 3:1। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि बी और सी का ही रेशियो पूछें, ए और बी का पूछ सकते हैं, ए और सी का भी पूछ सकते हैं, वो डिपेंड जैसा दिया हो तुमको। समझ आई सबको बात? और इसमें मास मास और हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3GL/GL, यानी क्या बचेगा? 3:1। किसी को डाउट इसमें? क्लियर? तो ये एक सम जो है एज ए फैक्ट भी याद रखना है, इसके एमसीक्यूज भी पूछते हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी है तो यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ कितनी हो जाएगी, तो फिक्स से याद रखना। यहाँ कितनी? √5G इंटू रेडियस, यहाँ पे L रेडियस है, उसमें R भी हो सकता है, तो √5GR 3GR √GR। आगे नीचे आएंगे तो √3GR √5GR 5 3 1 3 5 रूट के अंदर। क्लियर? बढ़े आगे। ये कौन सा नंबर था? ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 5.7। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे कोर्स में दो टाइप की है। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कौन सी कही थी हमने? U = mgh। दूसरी तुम्हारे कोर्स में है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो नॉर्मली किसके लिए है? स्प्रिंग के लिए है। पूरा ध्यान यहाँ पे। सबको डायग्राम क्लियरली दिख रहा है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को तुमने शायद देखा हो, जब स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं और उसको छोड़ दें तो स्प्रिंग अपने आप को वापस अपनी पोजीशन पे ला देती है। अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करें और छोड़ दें फिर भी स्प्रिंग अपने आप को अपनी पोजीशन पे ला देती है। इसको बोलते हैं हम लोग रीस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब स्प्रिंग के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है अपने आप को रीस्टोर करने की। अगर आप उसको बाहर की तरफ खींचोगे तो एक अंदर एक फोर्स जनरेट करेगी जो हमारे फोर्स के अपोज होगा। अगर उसकी जगह तुम उसको कंप्रेस करोगे तो भी वो फोर्स जनरेट करेगी जो अगेंस्ट होगा। मतलब उसका काम क्या होता है? अपने आप को रीस्टोर रखना, अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन पे रखना। ध्यान से यहाँ भी देखो तो मान लो ये है स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस्ड। यहाँ पे इसके अंदर कोई फोर्स नहीं है। अगर हम स्प्रिंग को अंदर की तरफ खींचें तो ये क्या ट्राई करेगा? वापस बाहर निकलना। अगर इसको बाहर की तरफ फोर्स लगाएं तो ये क्या करेगी? अंदर आना। मतलब जब हम इसको बाहर से कोई भी अप्लाइड फोर्स दें, मान लो फोर्स अंदर की तरफ दें तो स्प्रिंग खुद क्या ट्राई करेगी? बाहर आना। अगर बाहर की तरफ फोर्स दें तो वो खुद ट्राई क्या करेगी? अंदर जाना। मतलब इसका जो खुद का फोर्स है, जिस फोर्स को हम नॉर्मली बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स। वो हमेशा इसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल बट ऑपोजिट होता है। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या होता है? इसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल बट ऑपोजिट होता है। मतलब अगर इसका डिस्टेंस अंदर की तरफ है तो ये स्प्रिंग खुद कौन सा फोर्स ट्राई करेगी? बाहर निकलना। अगर इसका डिस्टेंस बाहर की तरफ है तो स्प्रिंग खुद क्या ट्राई करेगी? अंदर जाना। तो मतलब स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लगता है वो एक्स के प्रोपोर्शनल तो होता है बट आगे क्या लगता है? माइनस। माइनस का मतलब डायरेक्शन में अगेंस्ट। और ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? जितना ज़्यादा खींचना हो उतनी ताकत ज़्यादा, जितना कम खींचना हो उतनी ताकत कम। मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है,
लेकिन डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट। जितना बाहर खींचोगे उतना फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, जितना अंदर की तरफ कंप्रेस करोगे उतना फोर्स बाहर लगेगा। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल हैं, बट डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट। इसमें प्रोपोर्शनल करके क्या लगा सकते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट लगता है के, इस के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। क्या यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर। अगर फोर्स और एक्स का मैं ग्राफ बनाऊं, किसका, फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाऊं, यानी यहां पे अगर एक्स ले लूं, यहां पे अगर फोर्स ले लूं, तो वो ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन ऐसे। ऐसे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं मिलेगा, सेकंड और फोर्थ में मिलेगा। उसका रीजन कौन है, ये माइनस। अगर x प्लस में है तो फोर्स माइनस में होगा, अगर x प्लस में है तो इस माइनस की वजह से फोर्स किस में होगा, नेगेटिव। मतलब x अगर प्लस है, x क्या है, प्लस है, राइट साइड है, तो फोर्स प्लस नहीं होगा, कहां होगा, माइनस, मतलब नीचे जाएगा, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ। लेकिन अगर समझो x नेगेटिव है तो माइनस माइनस, तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव, मतलब x अगर नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव, x अगर पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए ग्राफ कैसा जाएगा, सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, 1 और 3 में नहीं जाएगा। अगर ये माइनस नहीं होता ना तो ग्राफ 1 3 में ड्रॉ करना पड़ता, ऐसे सीधा। मतलब उसमें क्या होगा, x प्लस तो फोर्स प्लस, x माइनस तो फोर्स माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ उल्टा है, यहाँ नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन मतलब x अगर पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, x अगर नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव। ये दोनों आपस में क्या चलेंगे, उल्टे चलेंगे। क्लियर। अब मुझे बताओ, ये जो फोर्स है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये वेरिएबल फोर्स है कि कांस्टेंट फोर्स है, बोलो। ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, नॉर्मल बात है वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड करता है। मुझे बताओ वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन की फॉर्मूला क्या होती है, W जो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। समझाई बात। और समझो हम वर्क कर रहे हैं स्प्रिंग पे, स्प्रिंग को हम उसकी x1 पोजीशन से x2 पोजीशन ले जा रहे हैं। कौन सी पोजीशन से, मान लो स्प्रिंग को हमने ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर खींचा हुआ है। कितना खींचा हुआ है, 1 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर और खींच रहे हैं उसको, यानी x1 पोजीशन से कहाँ ले जा रहे हैं, x2। तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी क्या होगी, इंटीग्रेशन f इंटू डी एक्स। एफ की जगह क्या डालेंगे, तो w हो जाएगा इंटीग्रेशन x1 से x2 माइनस के एक्स डी एक्स। क्या बाहर आएगा इसमें, क्या बचेगा अंदर, माइनस के बाहर अंदर बचेगा x इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक, चलो बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्क्वायर बाय 2। याद रखना ये x स्क्वायर नहीं है, ये x2 है। तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक, x1 से x2। पहले क्या पुट करेंगे, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन 2 के अंदर मल्टीप्लाई, तो w क्या बन जाएगा, माइनस के x2 स्क्वायर बाय 2 प्लस के x1 स्क्वायर बाय 2। पता चला वो प्लस कैसे हुआ, आगे माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पे ये जो हाफ के एक्स स्क्वायर है, कौन सा, हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको बोला जाता है U। U मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, U इज इक्वल टू mgh।
which elastic potential energy U is equal to हाफ के एक्स स्क्वायर। तो W ये वाला यूज करें वापस, तो W क्या है अपने पास, W इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ, W क्या अपने पास माइनस में हाफ माइनस में के एक्स टू स्क्वायर बाय टू प्लस के एक्स वन स्क्वायर बाय टू, तो ये हो जाएगा माइनस यू टू प्लस यू वन, माइनस कॉमन क्या मिलेगा यू टू माइनस यू वन, क्या होता है यू टू माइनस यू वन माइनस डेल्टा यू। तो देखो ये सेम फॉर्मूला आ गया जो उसमें आई थी, मतलब जब भी पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखेंगे W हमेशा क्या मिलेगा माइनस डेल्टा U ही मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो U है कौन सा स्प्रिंग का कितना है, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, उसका कौन सा था U इज इक्वल टू mgh, ये कौन सा है हाफ के एक्स स्क्वायर, और दोनों में से एक थे, नॉर्मली 3 मार्क में पूछते हैं, एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अदरवाइज एक्सप्लेन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। देख लो अच्छे से पूरी थियोरी, एक एक स्टेप एक एक वर्ड, शायद ग्राफ भी बना हुआ होगा। अब पूरा कंसंट्रेट यहाँ पे, तो ये जैसे ग्राफ बनाया मैंने, कौन सा बनाया F वर्सेस X ग्राफ, तो हमको यहाँ पे जब F इज इक्वल टू माइनस के एक्स था, तो इसका ग्राफ हमारा जो बना वो बना स्ट्रेट लाइन, जिसमें ये था प्लस एफ माइनस एफ प्लस एक्स माइनस एक्स, लेकिन हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो, बेटा साइलेंस पीछे, पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ, U वर्सेस मतलब U इज इक्वल हाफ के एक्स स्क्वायर का मुझे ग्राफ बनाना हो, अभी मैं यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे माइनस एनर्जी, यहाँ प्लस एक्स और यहाँ माइनस एक्स। तो अगर ध्यान से नोटिस करो ना, यहाँ ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, क्यों नीचे नहीं जाएगा, एक्स का क्या है स्क्वायर है, मतलब x अगर पॉजिटिव है तो u पॉजिटिव, x अगर नेगेटिव है तो भी u पॉजिटिव, मतलब इसका अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ बनाना हो तो इस टाइप का बनेगा स्प्रिंग के लिए। समझ आई बात सबको यहाँ तक। तो ये भी कहीं जगह मिले तो बोले ड्रॉ कर लेना, किसका ग्राफ है एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। ये किसका था फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, ये कौन सा है एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। बना लो ग्राफ फटाफट, पूरा कंसंट्रेट। हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी करी U इज इक्वल टू कितनी 1/2 के एक्स स्क्वायर, जिसमें K क्या था फोर्स कांस्टेंट, और F इज इक्वल क्या था यहाँ पे माइनस के एक्स। अभी हम करेंगे इस पे डिपेंड एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 8 पे पूरा कंसंट्रेट। एग्जाम्पल 8, सबका ध्यान एग्जाम्पल नंबर 8 पर। ये स्प्रिंग की एनर्जी पे डिपेंड करता है, पूरा ध्यान। टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द collision of moving cars with mounted springs of different spring constants. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with speed of 18 km per hour on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of spring constant 5.25 10⁻³
व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। बोला कि एक्सीडेंट्स को सिमुलेशन करने के लिए जो कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो कार को टकराते हैं किसी स्प्रिंग से। किसे टकराते हैं? स्प्रिंग से। इसमें बोला है अपने पास एक कार है जिसका मास है 1000 kg, यानी अपने पास m दिया हुआ है कितना? 1000 kg, जो मूव कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर। अब 18 किलोमीटर पर आवर मतलब लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड करे किसके साथ? स्प्रिंग के साथ। स्प्रिंग का कांस्टेंट k दिया हुआ है 5.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। बोला जब कार उसे टकराएगी तो स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होगी? तो सिंपल है, कार के पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। अगर टकराती है तो कार तो स्टॉप हो जाएगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म। तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में जाएगी? स्प्रिंग के अंदर। यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार कन्वर्ट्स इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार कन्वर्ट्स इनटू किसमें? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो लिखेंगे यहाँ पे K इज इक्वल टू U, जहाँ K कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। किसकी? कार की। U कौन सी एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसकी? स्प्रिंग की। तो K कितना होगा? हाफ m v स्क्वायर और पोटेंशियल हाफ k x स्क्वायर। हाफ मास दिया हमको 1000, v 5 का स्क्वायर अपॉन k। k कितना है? 5.25 10⁻³ इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसमें 1000 10⁻³ गया, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 5.25 करो तो 4 आएगा। x स्क्वायर 4 है तो x क्या मिलेगा? 2 मीटर। मतलब स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होगी? 2 मीटर। समझ आई बात सबको? यहाँ तक क्लियर? देख लो अच्छे से एक बार सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल। हाँ बेटा, अच्छे से देख लो एक बार कंप्लीट। यहाँ एक चेंजेस करना, ये 5.25 नहीं है, 6.25 है। मैं वही सोचूं, ठीक है। 5.25 ये कौन सा है? 6.25 है। तो 25 अपॉन 6.25 कितना होता है? 4। अब इसमें सेम टाइप का क्वेश्चन है 5.9, एसी पे बेस्ड है। पूरा ध्यान, क्वेश्चन नंबर 5.9 पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कंसिडर एग्जाम्पल 5.8 टेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू बी 0.5 एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। अभी जो हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया उसमें रोड स्मूथ था, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी किसमें गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। लेकिन बोला अब रोड स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन है मतलब थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी किस में जाएगी? फ्रिक्शन में भी जाएगी। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के 2 पार्ट हो जाएंगे, थोड़ा फ्रिक्शन में और थोड़ा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? हेयर काइनेटिक एनर्जी इज convert into elastic potential energy and work done by friction। मतलब यहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट होगी 2 पार्ट में। कौन से 2 पार्ट में? थोड़ी जाएगी पोटेंशियल में और थोड़ी किस में जाएगी? फ्रिक्शन में। मतलब वहाँ पे K इज इक्वल टू क्या होगा? U प्लस W। जहाँ K मतलब काइनेटिक एनर्जी किसकी? कार की। U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी किसकी? स्प्रिंग की। W क्या है? वर्क डन किसका? फ्रिक्शन का। तो K की फॉर्मूला U की जगह
हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क जगह एफ एक्स। वर्क डन की फॉर्मूला पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स। हाफ सेम एम वी स्क्वायर सेम, हाफ सेम के एक्स स्क्वायर सेम। फ्रिक्शन लिख सकते हैं म्यू एन, बड़ा फॉर्मूला है, फिजिकल क्या होता है, म्यू इंटू एन। हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज, हाफ के एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस म्यू नॉर्मल की जगह पता है होता है एम जी इंटू एक्स। मास की वैल्यू दी हुई थी 1000, वी 5 के 6.25 10⁻³ एक्स स्क्वायर प्लस म्यू 0.5 एम 1000 जी 10 एक्स हमको नहीं पता। सब में देखो 1000 10⁻³ 1000 है, तो ये सब आपस में कैंसिल। क्या बचा, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 2, 6.25 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.5 इंटू 10 5x। सबको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 25 6.25 एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो ये बन जाएगा 6.25 एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। क्या बन गई है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ध्यान से देखो तो ये पॉइंट में है। पॉइंट वाले में फैक्टर में मत पढ़ना, सीधा ABC वाला मेथड करना। याद है, A ले लेंगे 6.25, B ले लेंगे 10 और C ले लेंगे -25। तो D कैसे निकालते हैं, B स्क्वायर माइनस 4AC, B यानी 10 का स्क्वायर 100, 4A 6.25, C -25, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 25 100 इंटू 625, तो ये हो जाएगा 725। इसका रूट कर देंगे तो रूट डी क्या मिलेगा, रूट में 725। फिर ये हो जाए, फिर x कैसे फाइंड करेंगे, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। b 10 है तो x क्या मिलेगा, -10। अब अगर ये b में माइनस आया ना, तो d वाला माइनस नहीं लेंगे हम, क्योंकि दोनों अगर माइनस हो गए तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो d वाला माइनस वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाला लेंगे। रूट d 725 का रूट क्या होता है, 26.92 अपॉन 2। a कितना है 6.25, 2 इंटू 6.25 12.5 का होता है 26.92 ऑफ -10 16.92 अपॉन 12.5 1.35 मीटर। तो इतना कंप्रेशन होगा विथ फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन कंप्रेशन कितना था, 2 मीटर था। विथ फ्रिक्शन कितना होगा 1.35, क्योंकि थोड़ी एनर्जी किस में जाएगी, फ्रिक्शन में जाएगी। क्लियर, अच्छे से देख लो, दोनों सम बहुत ही सिंपल है। मतलब पहले वाला सिंपल है, ये थोड़ा कैलकुलेशन में टफ है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एग्जाम्पल से। कौन सा नंबर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 20 में वेलोसिटी की फॉर्मूला दी थी, हमने सिर्फ और सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के फाइंड किया। उसके बाद हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक ऐसी एनर्जी स्टोर जो डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे। कौन सी 2 चीज़ें पे, एक पोजीशन इन फोर्स फील्ड एंड दूसरा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इसमें हमने टाइप पढ़ा था, कौन सा टाइप पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, U = mgh, जिसमें W क्या आया था, -ΔU। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हर जगह K और U का टोटल क्या रहता है, सेम। K बढ़ेगा तो U कम होगा, K कम होगा तो U बढ़ेगा। इसके बाद हमने
वो बैंकर वाला सम किया, इसमें ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे घुमाया था। यहाँ पे एनर्जी थी √5gl वेलोसिटी, √3gl, √gl। इसके बाद कौन सा टॉपिक था, उसमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें फोर्स था -kx और u मिले ½ kx²। उसके बाद इसका ग्राफ पढ़ा हमने, देन कार एक्सीडेंट किया हमने बिना फ्रिक्शन के, और बाद में फिर से एक्सीडेंट किया किसने, विथ फ्रिक्शन। क्लियर? घर जाके सब चीज़ एक एक बार अच्छे से लिखना, समझना। मैंने बोला ये चैप्टर इजी में से कब हार्ड होगा, समझ कम आएगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट टाइम।